नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे NIOS की सम्मरी, जिसमें आज हम यूनिट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। सारी यूनिट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए क्या क्या व्यू रचनाएं बनी, कौन कौन सी समितियाँ बनी, उन सब के बारे में। तो स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम ही आए हुए हैं, फिर भी हम एक बार इसको पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में विस्थापित बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए साक्षर शालाएं आरंभ करी। साक्षर शालाएं किसने आरंभ करी है? महाराष्ट्र सरकार ने आरंभ करी। किसके लिए आरंभ करी? विस्थापित बच्चे। विस्थापित बच्चे मतलब कि जैसे कुछ बच्चे एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है गन्ने की खेती वाला। गन्ने की जब पेराई का मौसम आता है तब बच्चे अपने निवास स्थान से हटकर कुछ फैक्ट्रियों के पास चले जाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर लगभग 6 महीने तक साक्षर शालाएं लगाई जाएंगी ताकि बच्चे वहीं पर पढ़ सकें। इन्हें द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय कहा गया। द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय कौन से? साक्षर शालाओं को ही द्वितीय सेमेस्टर विद्यालय कहा गया। सबसे पहले किसने स्थापित की? महाराष्ट्र सरकार ने स्थापित की। इसकी 6 महीने का कार्यकाल होता है इनका। ये एक उदाहरण हो गया साक्षर शालाओं का, एक वो हो गया, एक इमेज, ठीक। प्रारंभिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली के पिरामिड यानी कि सूची स्तंभ का आधार होती है। सही बात है, प्रारंभिक शिक्षा जो रहेगी आपकी शिक्षा प्रणाली का आधार ही रहेगी, जिस पर 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा विशेष बल दिया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग है? सर्व शिक्षा अभियान 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग है। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने में शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की उपलब्धता तथा पढ़ाने के समान अवसर मिलने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा का सर्वांगीकरण के अंतर्गत कुछ उद्देश्य रखे गए। कौन कौन से? सार्वजनिक पंजीयन यानी कि सभी का पंजीयन हो, सुगम्यता यानी कि आसानी से चीजें मिल जाएं, उपस्थिति तथा अवधारणाएं और शिक्षा की गुणवत्ता। उपस्थिति तथा अवधारणा मतलब कि बच्चों की उपस्थिति सही रहे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले। इनके बारे में डिटेल में चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब जाते हैं उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना को फंड कहाँ से मिला? तो 1993 में विश्व बैंक ने फंड दिया। किसे? उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना के लिए। इसका उद्देश्य क्या था या इसका दायित्व की बात करें, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, इसका दायित्व ये एक संस्था बनाई गई, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, जिसने इस सभी को संभाला, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा को। 1993 में विश्व बैंक से फंड मिला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो संस्था बनाई गई वो संस्था थी सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद। बस ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बिहार की शिक्षा परियोजना। बिहार की शिक्षा परियोजना क्या था? उद्देश्य क्या था कि राज्य में गुणवत्ता शिक्षा पर बल देते हुए प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये एक ऐसी सूची थी या फिर ऐसी परियोजना थी जिसका वित्तीय प्रबंध राज्य के बाहर से था। राज्य के बाहर से मतलब कि इसके स्टेट में इसका कुछ प्रबंध का मैनेजमेंट नहीं था। एक तो केंद्र सरकार, क्योंकि ये जो परियोजना थी ना, ये भारत सरकार और बिहार की राज्य सरकार की एक, क्या बोल सकते हैं, एक दोनों की साझा थी, दोनों ने मिलकर इसमें काम करा। और इसका काम किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश बेसिक परियोजना को ही सौंप दिया गया, कि बिहार वाले का काम भी उत्तर प्रदेश की परियोजना को सौंप दिया। तो इसका जो वित्तीय प्रबंध था वो तो एक भारत सरकार कर रही थी और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी। तो इस वजह से ये एक ऐसी परियोजना बनी कि जिसका वित्तीय प्रबंध राज्य से बाहर था। बस ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे गए ये लगभग सेम ही होते हैं कि महिलाओं को शिक्षा देंगे, सभी को शिक्षा करेंगे, लड़कियों के लिए अलग से, ये वो सारी चीजें। अच्छा, बिहार की परियोजना का ध्यान रखना, यह परियोजना 12 जिलाओं में चलाई गई थी। फिर आता है लोक जाम्बिस, काफी इंपॉर्टेंट है। लोक जाम्बिस जिसे सर्व शिक्षा अभियान का लोक अभियान भी कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का लोक अभियान किसे कहा जाता है? लोक जाम्बिस को। लोक जाम्बिस किस सरकार ने चलाया? राजस्थान सरकार ने। किसकी मदद से चलाया? SIDA की मदद से चलाया। SIDA क्या है? स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से 1992 में चलाई। यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोक जाम्बिस को क्या कहा गया? लोक अभियान कहा गया। राजस्थान सरकार ने चलाया, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे चलाया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रवेशोत्सव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आखिर प्रवेशोत्सव क्या है, जो लोक जाम्बिस से जुड़ा हुआ है। प्रवेशोत्सव एक ऐसी घटना है जिसके माध्यम से बच्चों में, विद्यालय में तथा समुदाय में सकारात्मक तथा सृजनात्मक वातावरण का निर्माण
किया जा सके। कुल मिलाकर हम इसे रिलेट कर सकते हैं प्रवेश के समय एक उत्सव बनाना, इससे बच्चों में विद्यालयों के प्रति एक सकारात्मक भाव पैदा हो सके। ठीक है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हुए हैं, महिला शिक्षण बिहार क्या है, बालिका शिक्षण बिहार क्या है। महिला शिक्षण बिहार क्या है कि 15+ आयु वर्ग की विद्यालय से बाहर की लड़कियों के लिए आवासीय पाठ्यक्रम चलाए जाएं, यानी कि लड़कियां वहीं पर रहकर पढ़ सकें। बालिका शिक्षण बिहार क्या था कि 9+ आयु वर्ग की लड़कियों के लिए जो विद्यालय छोड़ गई हैं उन्हें 6 से 8 महीने के आवासीय कैंप लगाए जाएं। महिला शिक्षण बिहार क्या था कि 15+ आयु वर्ग की महिलाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना। और बालिका शिक्षण बिहार था कि 9+ महिलाएं जो हैं उनको, जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है, उन्हें यहाँ पे एक आवासीय कैंप लगाओ। मुक्तांगन क्या था कि यह कार्यक्रम उन जनजातियों के लिए था जो किशनगंज ब्लॉक के खंडेला क्लस्टर में रहते थे। मदरसे और एक आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आंगनवाड़ी केंद्र को याद रखिएगा। आंगनवाड़ी केंद्र आप जानते हैं पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं। तो यहाँ पर महिला शिक्षण बिहार, बालिका शिक्षण बिहार, मुक्तांगन और आंगनवाड़ी केंद्र ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शिक्षा कर्मी परियोजना, शिक्षा कर्मी परियोजना से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये किसकी सहायता से चलाया गया। तो जो स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, SIDA, इसकी मदद से ही राजस्थान सरकार ने इसे चलाया। ठीक, इसका मुख्य काम यही था कि जो शिक्षक थे उनको, वो क्वालिटेटिव शिक्षक थे नहीं। अच्छा, डे केंद्र इंपॉर्टेंट है। डे केंद्र, परिहार पाठशाला, महिला प्रकाशन केंद्र एंड संगठित उपागम, इन दोनों में भी स्टार्टिंग के दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डे केंद्र क्या है। डे केंद्र जब विद्वान प्राथमिक विद्यालय शिक्षा कर्मियों के द्वारा चलाए जाते हैं तो उन्हें डे केंद्र का नाम दिया गया। परिहार पाठशाला क्या बोला गया कि जो बच्चे डे केंद्र में नहीं आ पाते और वे रात के समय पढ़ने आते हैं तो उसे परिहार पाठशाला कहा गया। दिन में नहीं पढ़ पा रहा, रात में आकर पढ़ रहे हैं तो उसे परिहार पाठशाला कहा गया। क्लियर हो गई बात। डे केंद्र क्या थे, जो शिक्षा कर्मियों द्वारा चलाए जाते थे वो डे केंद्र थे। फिर इन दोनों का आप पढ़ सकते हैं, ये इतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आता है प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में महाराष्ट्र में चलाई जाने वाली योजनाएं, कि भारत में कौन कौन सी योजनाएं चलाई। तो महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक रूप से वंचित बालकों के लिए परियोजना चलाई। अब देखिए परियोजना का लक्ष्य क्या होता है भाई, आप बच्चों को बुक दोगे, उन्हें स्कॉलरशिप दोगे और उनके लिए व्यवस्था करोगे रहने करने की, तो सबका उद्देश्य लगभग सेम ही, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम चलाई गई। तो अहिल्याबाई होलकर स्कीम किससे रिलेटेड है, लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम से रिलेटेड है। ठीक, मातृ प्रबोधन परियोजना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वकीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए माताओं को बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास के विषय में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। ये जस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कोई बस हेडिंग अगर आप याद रखोगे ना, आर्मी स्कूल, समूह निकासी विद्यालय, ये सारे किससे रिलेटेड हैं, ये सारे महाराष्ट्र सरकार की परियोजनाओं से संबंधित हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए क्या क्या किया गया, इनके लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। पिछड़ी जनजातियों के लिए कुछ क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान की गई। पोषण आहार प्रदान किया गया। सावित्री बाई फुले अभिभावक योजना लेकर आया, जिसके अंतर्गत विद्यालय का प्रधानाचार्य, कोई अधिकारी या समाज का कोई भी सक्षम व्यक्ति ऐसी किसी कन्या को अपना सकता है जो गरीबी के कारण विद्यालय आने में असक्षम थी। यानी बच्ची विद्यालय नहीं आ पा रही थी क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम थी, तो कोई व्यक्ति उसको अडॉप्ट कर लेगा कि यार इसके पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा होगा वो खर्चा मैं उठाऊंगा। ठीक है, बुक बैंक स्कीम, यानी कि बुक प्रदान करना, उसके लिए बुक बैंक स्कीम चलाई गई। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए, अब जो व्यक्ति दूर रहते हैं जिनके पास स्कूल नहीं है, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने योजनाएं चलाई। कौन कौन सी, इसमें पोषण आहार योजना हो जाती है, आश्रमशाला हो जाती है, विद्या निकेतन हो जाते हैं, बाल शिक्षा परियोजना हो जाती है। तो ये जो परियोजना है ये किससे रिलेटेड है, दूरस्थ बच्चों की शिक्षा के लिए परियोजना है। पोषण आहार, आश्रमशाला, विद्या निकेतन एंड बाल शिक्षा परियोजना। एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन बना, हालांकि ये यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम इसे कवर करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक यूनिट छोड़ दें और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ जाए जो हम नहीं कर पाए। ठीक, तो ऐसा आ सकता है कि विद्या निकेतन परियोजना किससे रिलेटेड है, तो जो सुदूर बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिनके घर के आसपास स्कूल नहीं है, तो उनके लिए विद्या निकेतन शुरू किया गया। विद्यालय से बाहर मतलब ऐसी योजना जो, ये तो सारी विद्यालय के अंदर चलती थी। अब विद्यालय के बाहर क्या है, विद्यालय के बाहर सेतु विद्यालय परियोजना,
इंडस बाल श्रम परियोजना, शक्करशाला वही है जो अभी हमने ऊपर बात करके आए थे कि जब बच्चे जो गन्ने का काम होता है तो वहां पर बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं अपने, फिर वो गांव से थोड़े दूर शिफ्ट हो जाते हैं तो स्कूल नहीं आ पाते, तो उसके लिए शक्करशाला स्थापित की गई। बास्तीशाला जो अधिकांश प्राथमिक विद्यालय जो पहाड़ी क्षेत्रों में है उनके लिए। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पंजीयन कितना रखा गया कि कम से कम 15 बच्चों का पंजीयन होना चाहिए, और ये पंजीयन 15 की जगह 10 भी मान्य होगा। किसके लिए? पहाड़ी इलाकों के लिए। अगर पहाड़ी इलाके हैं तो 10 बच्चे होंगे तब भी काम ये एक बस्तीशाला स्थापित कर दी जाएगी, और अगर सिंपल गांव है तो उसके लिए कम से कम 15 बच्चों का पंजीकरण होना आवश्यक है। विशेष लक्ष्य समूह के लिए परियोजना। विशेष लक्ष्य समूह मतलब कि कुछ विशेष बच्चे होते हैं, विकलांग, देवदासी बच्चियां, इनके लिए परियोजना चलाई गई। देवदासी बच्चों के लिए परियोजना चलाई गई, अपंग बच्चों के लिए परियोजना चलाई गई। बहुत अच्छे, 20% बच्चे। चलिए वीडियो तो हो ही जाएगा रिकॉर्ड। निर्योग बच्चों के लिए, निर्योग मतलब जो योग्य नहीं है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, जिनका IQ कम है, जिनमें किसी तरह की प्रॉब्लम है, उनके लिए परियोजनाएं चलाई गई हैं। DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। DPEP विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसे 1995 में आरंभ किया गया। उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, हर बच्चे तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचे। प्रारंभिक शिक्षा कब से कब तक होती है? 1st क्लास टू 8th क्लास तक। प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को पुनः शक्ति प्रदान करना तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना इस कार्यक्रम की प्रमुख पहली थी। मतलब प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को तो शायद पुनः शक्ति प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में जिसे हम बोल सकते हैं कि 1 to 5, और उच्च प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना भी। उच्च प्राथमिक उद्देश्य मतलब 6th to 8th क्लास तक भी आप बच्चों को लेकर जाओ। DPEP के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? जिसे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट बोला जाता है, सिविल कार्य, कार्यक्रम प्रबंधन, विद्यालय मानचित्रण तथा सूक्ष्म स्तर पर योजना बनाना। ये सारे काम हो जाएंगे किसके? DPEP के। सिविल कार्य, कार्यक्रम प्रबंधन एंड विद्यालय मानचित्र तथा सूक्ष्म स्तर पर परियोजनाएं बनाना। ठीक, ये कुछ कार्यनीति ये हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो बस एक बार, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि सबके लगभग सेम ही काम होते हैं। चलिए, तो ये छोटा सा ये यूनिट था, क्योंकि ये यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको बहुत फास्ट कराया है और सिर्फ बेसिक पॉइंट्स ही इसमें बताए हैं। मुश्किल से ये आपका 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। एंड अच्छा, ये एक हाईलाइटेड करा हुआ इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है। 1990 के दशक में उन जिलों में जहां महिला साक्षरता दर बहुत नीचे थी, DPEP परियोजना प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि DPEP परियोजना कहाँ आरंभ की गई? तो जहां पर महिला साक्षरता दर बहुत कम थी वहां पर DPEP परियोजना आरंभ की गई। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सब लोग एक बार ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म है इन सारे शॉर्ट फॉर्म्स को पढ़ लेना और हो सके तो याद कर लेना, लिख लेना। 2 फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले बाई चांस एग्जाम में पूछ लें। सकल पंजीयन अनुपात परिकलन क्या होता है? सकल पंजीयन अनुपात परिकलन में प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या बटे प्राथमिक विद्यालय आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या, ये हो गया सकल पंजीयन अनुपात। फिर शुद्ध पंजीयन अनुपात क्या होता है? प्राथमिक विद्यालय आयु वर्ग के विद्यालय में पंजीकृत कुल विद्यार्थी, प्राथमिक विद्यालय आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या, यहाँ पे लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय आयु वर्ग के विद्यालय में पंजीकृत कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ये दिया हुआ है एक छोटा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसे मैं इस PDF को मैं यहाँ तक एडिट कर दूंगा तो आपको ये सब मिल जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। कोई भी डाउट रहे तो उसके लिए कमेंट करना है। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।